हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट हुआ है वह 21 नंबर तक हो चुका है। और ये प्रैक्टिस सेट किस लिए कर रहे हैं हम लोग? खासकर यूपी पुलिस के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो जीके और जीएस का सेगमेंट होता है दोस्तों, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी हाल ही में आपका 10 जून यानी जून के महीने में 10 तारीख को आपका एग्जाम लगा हुआ है। किसका? बीपीएससी जो करवाती है टीचर्स का एग्जाम। उसमें पीआरटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पीआरटी का मतलब होता है 1 से 5 के लिए जो शिक्षक की बहाली होने वाली है उसके लिए। तो उसके लिए भी आप ये सेशन जो है देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जो पोर्शन दिया हुआ है, जो जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो सब आपको देखने के लिए कहां पे मिलेगा? बीपीएससी भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा ध्येय इसी चीज पर है, किस पे? कि यूपी पुलिस के री एग्जाम पर। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आप सिलेबस कई बार कवर कर चुके हैं। उस सिलेबस को क्वेश्चन के माध्यम से, टॉपिक वाइज के माध्यम से आप अपनी चीजों को आगे करते रहिए, निश्चित ही आपकी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले नंबर पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसको पढ़िए और पढ़ करके आंसर करने का प्रयास करिए। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पढ़िए। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान, किसके बारे में बात किया जा रहा है? उस्ताद बिंदा खान के बारे में, कि यह इनके द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र क्या है। ठीक है, यंत्र से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और ये पूछा जाएगा कि ये जो वादक है या फिर वायलिन है, मृदंग है, संतूर है, इसको प्रमुख रूप से कौन उपयोग करता था? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सारंगी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जो आपके वादक थे कौन? उस्ताद बिंदा खान साहब। ये क्या बजाते थे? तो आप याद रखिएगा, वह सारंगी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो उस्ताद बिंदा खान है वह प्रसिद्ध किस लिए है? वह सारंगी वादक है दोस्तों। क्या? कौन सा वादक है? सारंगी वादक। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब आपके लिए एक्सप्लेन करवाया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में, मतलब पहली बार दूसरी बार जो एग्जाम हो चुके हैं इसके पहले, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित राम नारायण जी, आसिक अली खां, सावरी खान और संतोष मिश्रा, ध्रुव घोष आदि अन्य प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। इतने लोग सारंगी से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आइए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल का जवाब क्या होगा आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? क्या? संपूर्ण व वैज्ञानिक। नेतृत्व का मतलब क्या चीज होता है? किसी चीज की देख रेख करना, अपने अंडर, अपने कंट्रोल में उस चीज को लागू करवाना। तो वही पूछा जा रहा है कि जो नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। देखिए, संपूर्ण वैज्ञानिक का मतलब जो आपको देखने के लिए मिलेगा साइंटिफिक चीजें हो, मतलब साइंस के तौर पे उसको हम प्रूफ कर सके, वैज्ञानिक तरीके से हम उसको जो है दिखा सके। तो वो क्या है? तो आप लोग हमेशा याद करिएगा, जो बहुकारक का सिद्धांत होता है दोस्तों, कौन सा? जो बहुकारक का सिद्धांत होता है, यह नेतृत्व का संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। कौन सा सिद्धांत? तो बहुकारक का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ये चीजें याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग। जो प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर थर्स्टन और क्या है इनके द्वारा प्रतिपादित जो नेतृत्व है, इसका बहुकारक सिद्धांत जो है संपूर्ण यानी पूरी तरीके से और वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत एक चीज याद रखिएगा, इसके नेतृत्व के लिए एक कारक, क्या? एक कारक नहीं बल्कि एक से अधिक अनेकों कारक उत्तरदायी होते हैं, जिसके माध्यम से एक नेतृत्वकर्ता कुशलता पूर्वक संचालन व नेतृत्व करता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से इतना एक्सप्लेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इसको पढ़िए और पढ़ करके उत्तर करने का प्रयास करिए कि जो तीसरे नंबर का सवाल है क्या कह रहा है कि 7 फरवरी 2023 को, अभी देखिए करंट का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? किसके लिए? 2023 को ड्रोन के लिए,
ठीक है, भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? अब देखिए, इसके पहले क्या होता था कि कहीं पे भी, अब वो मान लीजिए ये एक वे है, रास्ता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये चौराहे का काम हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हुआ करती थी, इधर भी देखती, इधर भी देखती, इधर भी, और दूर दराज इलाके में नहीं जा पाती थी, तो इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ड्रोन से चीजें सिस्टमेटिक तरीके से देखी जाएगी। तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है स्काई एयर ने। किसने दोस्तों? स्काई एयर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि जो ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको लॉन्च करने का काम किया है स्काई एयर ने। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। किसने? स्काई एयर। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में। 7 फरवरी को स्काई एयर ने ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, यह ड्रोन संचालकों को ड्रोन आधारित संचालन करने से पहले मार्गों की योजना बनाने, उड़ान योजना बनाने और जोखिमों का आकलन करने में मदद करेगा। मतलब पहले से आपको सूचित कर देगा, ये बताने का प्रयास करेगा कि वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, उड़ान भरने योग्य वातावरण है कि नहीं है, आगे का ट्रैफिक कैसा है, ये सब चीजें आपको इस माध्यम से पता चल जाएंगी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, जो भारतीय नौसेना से संबंधित है। क्या पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? बताइएगा, कौन सा कमीशन अधिकारी होता है किसमें? भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर। ठीक है, देखिए भारत के पास सेनाओं की बात किया जाए तो 3 सेना है। एक आपकी नौसेना होती है, ठीक, वायुसेना, और एक होती है आपकी थल सेना। ठीक, भारत के पास कितनी सेनाएं हैं और इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें से जो देखा जा रहा है वो जो एडमिरल का पद होता है दोस्तों, किसका? एडमिरल का पद, यह नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? कमीशन्ड अधिकारी होता है। जो वो कौन होता है? एडमिरल होता है। एयर चीफ मार्शल, ये वायुसेना में होते हैं, वायुसेना में। और जनरल की बात किया जाए तो ये थल सेना में होते हैं दोस्तों। किसमें? थल सेना में। ठीक है, देखिएगा, एडमिरल भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी पद होता है, यानी सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, यह रैंक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। क्या नाम होता है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। किसको बोला जाता है? जो नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में देखने के लिए मिलता है, और इसे 3 पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी कमान में बांटा गया है। इस कमान का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है, यानी उप एडमिरल होता है। कौन? उप एडमिरल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना एक्सप्लेन आप लोग देख लीजिएगा। आइए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, खासकर यूपी पुलिस का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये जीके और जीएस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको करिए, सॉल्व करिए। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा? तो आपको बता दें कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। किसने? उत्तर प्रदेश ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए जो है यह कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देख लेंगे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो यहाँ पे लोकसभा की सीट आपको देखने के लिए मिलेगी। कितना है? लोकसभा की 80 सीट है दोस्तों। ठीक है, बिहार की बात किया जाए तो इसकी राजधानी आपको पटना देखने के लिए मिलती है। पटना में ही के बेगूसराय, मतलब बिहार के बेगूसराय में एक झील है, जिसका नाम, कौन सी झील है? गोखुर झील। ठीक, एशिया की सबसे बड़ी झील के तौर पे देखी जाती है। और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो इसकी राजधानी आपको देखने के लिए कहां मिलती है? तो मुंबई है।
ठीक, केरल, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को हर परिवार के द्वारा एक नौकरी और प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक, इसके तहत ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है, वे पहचान पत्र का लाभ उठा सकेंगे और परिवारों का राशन कार्ड पहचान पत्र ही उनके परिवार की पहचान का पत्र माना जाएगा। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लागू हुआ था, कब चालू हुआ था, तो 1930 में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आप एक डेट याद रखिएगा 1931 1932। 31 में क्या होता है, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है और 32 में पूना पैक्ट होता है। और ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच में होता है, तो ये फिर से गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। ठीक, जो अलग से निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे कौन, आपके अंबेडकर जी, वो मांग पर गांधी जी अड़ जाते हैं कि अलग से निर्वाचक मंडल के लिए नहीं स्थान दिया जाएगा। तो उसमें जो है ये उसी के माध्यम से 1932 का पूना पैक्ट समझौता होता है और जो अंबेडकर जी हैं गांधी जी की बात को मान लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय, ठीक, तो गांधी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है, क्या रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, या राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये दोनों ही क्या था, 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। देख लेते हैं हम 11 सूत्री चेतावनी क्या थी। ये देखिएगा बड़े पैमाने पर है, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, देखिए बहुत छोटा है दोस्तों, ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी यही है 11 सूत्री मांग। क्या है, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन जो ये हुआ था 1930-31 में प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया 11 सूत्री मांग का। ठीक, 11 सूत्री मांग में कौन कौन सी मांग थी, पहला था भू राजस्व में 50% की कमी, कितना, 50% की कमी। उसके बाद राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, जो राजनीतिक कैदी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको रिहा करना है। और तीसरी बात, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, और तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। ये सब चीजें जो है देखने के लिए मिलती हैं आपको। ठीक है, इतनी चीजें हैं आपकी। आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा अगला सूत्री जो 11 सूत्री मांग थी उसमें से आगे का क्या है। देखिए तटीय यातायात हो गया आपका, उसके बाद रक्षात्मक शुल्क लगाए जाने की मांग की गई, फिर रुपया जो है विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग यानी 4 पेंस की जाए, और इसके बाद जो है सिविल सेवा तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। ऐसा 11 सूत्री मांग किसके द्वारा थी, गांधी जी के द्वारा मांगी गई थी। ठीक है, और देखिएगा गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो उसे खत्म कर दिया जाए, और शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्म रक्षा हेतु हथियार रखने के लाइसेंस दिया जाए। ये सब चीजें 11 सूत्री मांग का हिस्सा थी। ठीक, किस समझौते से पहले, तो आपका जो क्या था इसमें देख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू होने वाला था उससे पहले 11 सूत्री मांग की गई थी। वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। ठीक है, तो उसमें से ये सब चीजें हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। देखिए गोलार्ध की अगर बात किया जाए तो ये देखिए विषुवत रेखा है,
अब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो ये सवाल ये कह रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है दोस्तों, ये वाला जो इलाका है, इसमें सबसे छोटा दिन कब होता है, किस डेट को होता है? 22 दिसंबर को, 21 जून को, 21 मार्च को, 21 या 23 सितंबर को। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर 21 जून को, कब दोस्तों? 21 जून को आपका सबसे छोटा दिन होता है, देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। देखिए, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये होगी कर्क रेखा, ये होगी मकर रेखा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 21 जून को, कब दोस्तों? 21 जून को कहां चमकता है? कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है। अब देखिए, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होएगा, रात सबसे छोटी होगी, और जो दिन की लंबाई है वो क्या होगा? सबसे बड़ी होगी। क्या? दिन की लंबाई सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बड़ा होगा और यहाँ पे छोटा होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या मिलेगा? छोटा। कौन सी डेट को? 21 जून को। आप 21 जून याद रखिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। इसमें अगर देखा जाए तो 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तर गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा व रात छोटे होने लगती है। ठीक है, वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय रात लंबी होती है तथा शीत ऋतु पाई जाती है। रात क्या होती है? लंबी होती है, दिन जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, क्या कह रहा है? अनुसूचित जो जनजाति होती है, देखिए जनजाति दो प्रकार की, अनुसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये बात कर रहा है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? मतलब जैसे कोई कम्युनिटी कहीं पे रह रही है, तो उसको यह दर्जा देना है कि वह अनुसूचित जनजाति की है, तो उसके लिए किसके पास अधिकार है? क्या प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, मुख्यमंत्री, या फिर उपराष्ट्रपति के पास है? तो आपको बता दें कि किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई जनजाति रह रही है, तो वह अनुसूचित जनजाति की है कि नहीं है, यह केवल और केवल राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका उल्लेख संविधान के 5वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें दोस्तों? 5वीं अनुसूची में। अब बात अनुसूची की आई है, तो आपके पास टोटल कितनी अनुसूची है? 12। जब संविधान बना हुआ था तो उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? आपको देखने को मिलता है 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। ठीक है, जब अगर सूची की बात किया जाए, सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, तो ये आपके अनुसूची नंबर किसमें पाई जाती है? तो अनुसूची 7 में पाई जाती है। अनुसूची 8 में क्या होता है? भारत के राज्य में भाषाएं कितनी है, भारत में कितनी भाषाओं का प्रचलन है, ये सब देखने के लिए आपको मिलता है। किसमें? अनुसूची नंबर 8 में। तो कितनी भाषाएं हैं वहां पे? 22 है। शुरू शुरू में कितना हुआ करती थी? तो 14 भाषा थी। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 71वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से 3 भाषाएं और जोड़ी गई। उसके बाद आपका एक संशोधन और होता है, उसके माध्यम से 4 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाल, ये आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से मिला करके आपके लिए कुल टोटल 22 मतलब 22 भाषाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। पढ़िए, इस सवाल को पढ़ करके आंसर करने का प्रयास करिएगा। किस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या सही होगा? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया, इसका नाम क्या है?
तो ये जो इन्होंने आरंभ किया है फरवरी 2023 में मंत्री साहब ने बच्चों के लिए क्या मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ, तो क्या नाम से किया है, उसका नाम है जादुई पिटारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए जादुई पिटारा के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। एक चीज तो याद रखिएगा कि अगर आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि केंद्रीय मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने नई दिल्ली में बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के लिए, कौन से प्रारंभिक वर्ष में, मतलब जब वो शुरुआती दौर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके लिए एक शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किया है। इसमें प्ले बुक्स मतलब खेल के माध्यम से किताब में बताया जाएगा और एक्टिविटी बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, गेम्स आदि चीजें शामिल की गई हैं। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। क्या प्ले बुक्स, एक्टिविटी बुक्स, फ्लैक्स कार्ड्स, इसके माध्यम से शुरुआती दौर में प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके माध्यम से क्या लॉन्च किया गया है, तो जादुई पिटारा नाम से लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ करके आप आंसर करने का प्रयास करिए दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है या प्राप्त है? जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, यहाँ पे अध्यादेश लागू करना है। क्या अध्यादेश, और क्यों लागू करना है अध्यादेश? क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है वो विफल है, प्रशासन काम सही से नहीं कर पा रहा है। तो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद नंबर 213 के माध्यम से किसी भी राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य में अध्यादेश जो है जारी कर सकता है, अध्यादेश लागू कर सकता है। ठीक है, देखिएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब विधानसभा विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा। ऐसा बताया जाता है कि अध्यादेश एक बार अगर लगा तो वो 6 महीने के लिए रह सकता है। यदि विधानमंडल इसे पारित न कर दे, राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है, जिन विधेयकों पर राज्यपाल अनुमति देने के पूर्व राष्ट्रपति के सहमति के लिए आश्रित रहता है, उन विधेयकों से संबंधित विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक, राज्यपाल अध्यादेश किस किस चीजों पर जारी कर सकता है वो चीजें आपको बता दिया गया है, और जारी नहीं भी कर सकता है किन चीजों पर, अगर उन विधेयकों से संबंधित विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, किस पे, जिसपे अनुमति देने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति के लिए आश्रित रहता है, उन सब चीजों के लिए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? मतलब इसमें से एक किताब है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी सब लिखी गई हैं। तो आप याद रखिएगा जो है द गोल्डन बर्ड, ये किताब जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन ब्रेस्ट होल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सब चीजें उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए द ब्रोकन विंग, द गोल्डन ब्रेस्टहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तकें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं, जबकि द गोल्डन बर्ड पुस्तक के लेखक ग्रीम ब्रदर्स हैं। कौन है? ग्रीम ब्रदर्स। कौन से बुक के लेखक? द गोल्डन बर्ड पुस्तक के लेखक ग्रीम ब्रदर्स हैं। ठीक, द ब्रोकन विंग नामक शीर्षक से खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की बात कर रहे हैं दोस्तों, बताइएगा क्या है? नगदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, या फिर दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, या पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या कि जो पशुपालन होता है, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ किया जाए उसको बोला जाता है क्या? मिश्रित खेती। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। देखिए इसके एक्सप्लेन को हम लोग देख लें। जो मिश्रित खेती होती है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रकार की प्रणाली होती है जिसमें पशुधन के साथ साथ, किसके? पशुधन के साथ साथ
खेती भी शामिल होती है। जब एक खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन जैसे कुछ अन्य कृषि आधारित जैसे डेयरी फार्म, मधुमक्खी पालन आदि एक साथ किया जाता है तो खेती की इस प्रणाली को दोस्तों मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो मिश्रित खेती क्या होती है? जो कृषि के साथ साथ फसल उत्पादन का भी काम करे, वह क्या होती है? मिश्रित खेती आपको देखने के लिए मिलती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। 13 नंबर का सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार, क्या बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो ये सब आप बताने का प्रयास करिएगा किस राज्य में। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है, यहां पर आपका बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए ही प्रकाशित होने का काम किया जा रहा है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अब इसमें हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी कोलकाता देखने के लिए मिलती है इसकी। और एक चीज कोलकाता में याद रखिएगा, कोलकाता जो है हुगली नदी के निकट स्थित है और इसी हुगली नदी पे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। कहां पे? अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन पहली जो है, ठीक, पहली। इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन मोदी साहब किया है। झारखंड की राजधानी रांची देखने के लिए मिलती है। झारखंड बिहार से अलग हुआ, कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ क्या? झारखंड। और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया यहीं पर है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, कौन? इंदौर। इंदौर के साथ साथ सूरत, ये दोनों जो शहर हैं यह भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। क्या है? भारत के सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छ शहर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग इतना याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बहिनी दरबार समाचार पत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जावा तहसील के डोभारा डाभोरा ब्लॉक से वर्ष 2008 से प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। बघेली बोली में प्रकाशित होती है, किया जा रहा है। यह हस्तलिखित मासिक समाचार पत्र है, ठीक, बघेली बोली में प्रकाशित होता है जिसे महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए लिखा जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए अपने अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो आदि ग्रंथ किस सिख गुरु ने संकलित किया है? तो आप लोग याद रखिएगा, उनका नाम है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। कौन है? गुरु अर्जुन देव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया है? आदि ग्रंथ संकलित किया। किसका? सिख गुरु जो थे, कौन? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया है? आदि ग्रंथ का संकलन किया है। इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ को संकलित किया, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के गुरु थे। 1581 से 1601 ईस्वी तक इनका जो है काल रहा। इन्होंने अमृतसर नगर, पूर्व नाम रामदासपुर का निर्माण किया। किसका? अमृतसर, जिसका नाम पहले क्या हुआ करता था? रामदासपुर, ठीक है। और उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। इन्होंने ही अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखा गया था। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दी थी। किस पे? फांसी पर चढ़ा दी थी, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 नंबर का सवाल पढ़िएगा और पढ़ करके आंसर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करिए। इस सवाल को पढ़ने के बाद जो है आप आंसर को करने का प्रयास करिए। देखिए, तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की थी? एक तुलुप था, ठीक। तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। वीर नरसिंह नाम था उनका, ठीक है। तुलुप वंश 1505 से 1570 ईस्वी के बीच में था, जिसकी स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। कौन? वीर नरसिंह ने की थी, ठीक। इतिहास में इसे द्वितीय
बला पहाड़ की संज्ञा दी जाती है। किसकी? द्वितीय बला पहाड़ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? बताइएगा। फर्स्ट टाइम जो है, यानी पहली बार कोई मुस्लिम जो भारत पर आक्रमण किया था वो कौन था? तो सबको पता होगा, मोहम्मद गोरी था नहीं, फिर फिरदौस शाह था नहीं, और महमूद गजनवी भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या मोहम्मद बिन कासिम ऐसा मुस्लिम था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम था। कब? 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। किसका दोस्तों? अरबों का आक्रमण हुआ, किंतु उसका कार्य, उसका कोई स्वायी परिमाण नहीं हुआ था। अरबों ने 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन उपवेद नहीं है? बताइए, इनमें से कौन उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्रवेद, आयुर्वेद या फिर योग वेद? तो याद रखिएगा, ये जो योग वेद है यह उपवेद नहीं है। बाकी धनुर्वेद, शास्त्रवेद, यजुर्वेद, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों उपवेद हैं, उपवेद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए, धनुर्वेद शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद उपवेद है, ठीक, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? लिटमस पेपर ये भी है, हल्दी ये भी है। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्ल, ठीक, एक होता है क्षार। अब देखिएगा, अम्ल जो है वह लिटमस पेपर को कौन से रंग में किस में बदलता है? लिटमस पेपर का अम्ल जो है लिटमस पेपर में नीले रंग को लाल में बदलता है, नीला को लाल में। और दोस्तों, अम्ल क्या करता है? अम्ल जो होता है यह लाल को नीला में बदलता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक। पीएच वैल्यू की मान अगर बात किया जाए तो 7 से कम जाने पर अम्लीय गुण पाया जाता है, अम्लीय गुण की अधिकता बढ़ती है, ठीक। और 7 से अधिक जाने पर क्षारीय गुण की अधिकता जो है वह बढ़ती है, लेकिन 7 पर उदासीन होता है, ठीक दोस्तों। ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 क्या सही हो जाएगा? लिटमस पेपर और हल्दी दोनों क्या है? अम्ल क्षारक के सूचक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी। देखिएगा, लिटमस तथा हल्दी दोनों प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक हैं। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण लाल गोभी, चेरी, चुकंदर आदि हैं, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? क्या पूछा जा रहा है? भूमध्य रेखा किस एक देश से होकर गुजरती है? देखिए, भूमध्य रेखा, ये हमारा ग्लोब हो गया, यही भूमध्य रेखा है। तो वही पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा किस जगह से, एक देश से होकर गुजरती है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, यहां से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। देखिए, ये सब बताया गया, आप लोग देख लीजिएगा। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, ठीक है। देखते रहिए आप लोग। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो को प्राप्त करने के लिए, जैसे कंपटीशन के तौर पे आप लोग इन सब चीजों को देख सकते हैं। जीके और जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक, किसी एग्जाम के लिए। देखते रहिए माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।